अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम कुरान की अरबी के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। पिछले लेक्चर में हमने एराब को पढ़ना शुरू किया था, लिहाजा हम उसका थोड़ा सा खुलासा बयान कर देते हैं। देखिए, हमने इस बात को बयान किया था कि एराब ये इस्म के ऊपर जो हरकत लगी होती हैं उसे नहीं कहते, बल्कि एराब इस्म की हालत को कहते हैं। और इस बात को हमने वाजे किया था कि जैसे कि एक शख्स है, वो बाप है तो बाप होना उसकी एक हालत है, वो बेटा है तो बेटा होना एक हालत है, और अगर वो शौहर है तो शौहर होना भी उसकी एक हालत है। लिहाजा शख्सियत एक ही है, लेकिन इसकी हालतें रिश्तों के एतबार से मुख्तलिफ होती चली जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस्म एक ही होगा, उसका माना एक ही होगा, लेकिन जुमले में इस्तेमाल की बिना पर उसकी हालत तब्दील होती चली जाएगी। मिसाल के तौर पे एक इस्म किसी जुमले में फाइल बन रहा होगा तो उसकी हालत कुछ और होगी। वही इस्म किसी जुमले में मफऊल बन रहा होगा तो उसकी हालत कुछ और होगी। लिहाजा इनकी एराबी हालतें मुख्तलिफ होंगी। फिर हमने इस बात को पढ़ा था कि जो हालतें हैं ये तीन हैं। एराब की हालतें ये तीन हैं: हालत रफ़ई, हालत नसबी और हालत जरी। हालत रफ़ई, हालत नसबी और हालत जरी। और हमने इस बात को पढ़ा था कि हम वाहिद, मुसन्ना, जमा सालिम और जमा मुकस्सर को पढ़ चुके हैं। यूं ही हम मुज़क्कर और मुअन्नस को भी पढ़ चुके हैं। लिहाजा अब हम वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस, जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस और जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुअन्नस की ये तीनों हालतें पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें किस किस्म की तब्दीलियां आती हैं। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि इस्म तीन हालतों में से किसी एक हालत में होगा। तीन ही हालतें हैं: हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जरी। तो इस्म इन तीन ही हालतों में से किसी एक हालत में पाया जाएगा। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि ये हालतें या तो साइंस से पहचानी जाएंगी या फिर साउंड्स से पहचानी जाएंगी, या तो ये आवाजों से पहचानी जाएंगी या फिर ये शक्लों से पहचानी जाएंगी। आज इंशाअल्लाह हम वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस की हालतें देखेंगे कि वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस हालत रफ़ई में कैसा दिखेगा, हालत नसबी में कैसा दिखेगा और हालत जरी में कैसा दिखेगा। देखिए, हालतें तीन हैं: हालत रफ़ई, हालत नसबी और हालत जरी। अब हमारे पास है वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस। हम पहले वाहिद मुज़क्कर को देखते हैं। देखिए, लफ्ज़ है किताब। अब लफ्ज़ किताब हालत रफ़ई में किताबुन दो पेश के साथ हमें नजर आएगा। हालत नसबी में किताबन दो जबर के साथ हमें नजर आएगा। और हालत जर्री में किताबिन दो जेर के साथ हमें नजर आएगा। यानी कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि ये वाहिद मुज़क्कर हालत रफ़ई, हालत नसबी और हालत जरी में साइंस के जरिए पहचाना जाएगा। दो पेश, दो जबर और दो जेर के जरिए पहचाना जा रहा होगा कि इस वक्त ये इस्म हालत रफ़ई में है, इस वक्त ये इस्म हालत नसबी में है और इस वक्त ये इस्म हालत जरी में है। यहाँ पे आप एक और बात नोटिस कीजिएगा कि हालत नसबी में वाहिद मुज़क्कर जब हमने लिखा है तो इसके साथ ये एक अलिफ का इजाफा किया गया है। किताबन में सिर्फ बा के ऊपर दो जबर नहीं लगा दिए गए, बल्कि साथ ही साथ अलिफ का यहाँ पर इजाफा किया गया है। तो ये लिखने का अंदाज है, ये लिखने का तरीका है कि जब भी आप वाहिद मुज़क्कर की हालत नसबी लिख रहे हैं तो साथ ही साथ उसके अलिफ का इजाफा हो जाएगा। आगे देखिए, वाहिद मुअन्नस, इसमें जो हमने लफ्ज दिया है वो है आयत। अब आयत हालत रफ़ई में, देखिए हम जानते हैं कि ये मुअन्नस है, इसमें गोलता मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है। हालत रफ़ई में आयतुन, हालत नसबी में आयतन, हालत जर्री में आयतिन, आयतुन, आयतन, आयतिन। यहाँ पे ऐन मुमकिन है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जब हमने वाहिद मुअन्नस की हालत नसबी बयान की है तो यहाँ पर अलिफ नहीं लिखा। यानी कि आयतन में ता के बाद, गोल ता के बाद हमने अलिफ का इजाफा नहीं किया। तो इस कायदे को भी जहन में रख लीजिए
کہ جس اسم کے آخر میں گولتا آ جائے گی، جس اسم کے آخر میں گولتا آ جائے گی تو اس کی حالت نسبی جب آپ لکھیں گے تو اس وقت الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ جس اسم کے آخر میں گولتا آ جائے گی تو جب آپ اس کی حالت نسبی کو بیان کر رہے ہوں گے اس وقت آپ الف نہیں لکھیں گے۔ لہذا آیتن، آیتن اور آیتن یہ حالت رفعی ہے، حالت نسبی ہے اور حالت جری ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی لفظ کے اوپر الف لام داخل ہو، مثال کے طور پہ یہ الکتاب ہوتا تو اس کی حالت رفعی الکتابو ہوتی، حالت نسبی الکتابہ ہوتی اور حالت جری الکتابی ہوتی، الکتابو، الکتابہ اور الکتابی۔ اور وجہ آپ جانتے ہیں کہ الف لام اور تنوین یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آتے۔ اب ہم چلتے ہیں پریکٹس کی طرف۔ دیکھیے یہاں پہ پہلا لفظ ہے مسلم، اب آپ نے اس کی حالت رفعی بتانی ہے، حالت نسبی بتانی ہے اور حالت جری بتانی ہے۔ میں انشاءاللہ 2-3 آپ کے سامنے بیان کر دوں گا اور باقی کی پریکٹس پھر آپ نے خود کرنی ہے۔ مسلم سے حالت رفعی مسلی من، 2 پیش کے ساتھ آئے گی۔ حالت نسبی مسلی من، 2 زبر کے ساتھ آئے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ الف جو کہ رسم الخط کا ہے وہ بھی لکھا جائے گا، مسلی من۔ اور حالت جری مسلی من۔ یوں ہی آپ دیکھیے مدرسہ، مدرسہ تن، مدرسہ تن اور مدرسہ تن، حالت رفعی، حالت نسبی اور حالت جری۔ یہاں پہ حالت نسبی مدرسہ تن جب ہوگا تو اس کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا، وجہ اس کی یہی ہے کہ جس اسم کے آخر میں گولتا آ جائے گی تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ الف اس کی حالت نسبی میں نہیں لکھا جائے گا۔ اب کچھ اگزامپل ہم الف لام والے اسما کی بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جیسے کہ یہاں پہ البیت ہے تو البیتو، البیتا، البیتی۔ ایسے ہی الرجل ہے تو الرجلو، الرجلا اور الرجلی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم مزید کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خلاصے کے طور پہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ واحد مذکر مؤنث اسم کی حالت رفعی، حالت نسبی اور حالت جری 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ سائنز کے ساتھ آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔